आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ तो बेटा हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और इसमें जो आपका फ्लेमिंगो का जो पहला पार्ट है वो हमने आपका कंप्लीट करा दिया है, यानी कि उसका आधा सिलेबस हम कंप्लीट करा चुके हैं। और आज आपकी नई बुक शुरू होगी बेटा, कौन सी? पोइट्री, जिसका आपको काफी समय से इंतजार था। और हमने पहले आपसे पूछा भी था कि आप पोइट्री पहले पढ़ोगे या फिर सप्लीमेंट्री, तो ज्यादातर हमारे 80% बच्चों का कहना था कि हम पहले पोइट्री पढ़ेंगे। ठीक है भाई, पोइट्री कब शुरू होगी, हमारी पोइट्री कब शुरू होगी, हमारी कविताएं कब शुरू होंगी, कब 10 नंबर हमारे हाथ में आएंगे, कब 10 नंबर हमारे हाथ में आएंगे। काफी समय से इंतजार में थे, बट बेटा परेशान नहीं होना है, हम हैं तो सब कुछ है। जैसे मोदी जी कहते हैं तो मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ऐसे बेटा हम कह रहे हैं कि उदयपाल सर हैं तो सब कुछ मुमकिन है आपके लिए। हर चीज को हम इजीली आपको समझाएंगे। तो बेटा पोइट आपकी पोएम नंबर है माई, जो पहली ही पोएम है आपकी, कौन सी है बेटा? पहली ही है, माई मदर एट 66, यानी कि मेरी माँ कितने साल की? 66, यानी कि 66 साल की माँ। यानी कि इस पोएम में जो हमारी पोएट कौन है? अरे बेटा आपकी इंडिया की है कमला दास। कहाँ की है? इंडिया की है। तो बेटा सबसे खास बात क्या है कि इंडिया की है और पेपर भी कहाँ होगा? इंडिया में होगा। इंडिया में होगा नहीं होगा तो इंडियन पोएट को तो जरूर लिया जाएगा। तो बेटा इस चैप्टर में से कुछ ना कुछ आपको जरूर देखने को मिलेगा, इस चैप्टर में से आपको कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया तरह से मैं आपको समझाऊंगा। समझाने का काम मेरा है बेटा, समझने का काम आपका है और लिखने का भी काम आपका ही है। ठीक है, वो सब, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो बेटा कौन है ये? कमला दास। और चैप्टर का यानी पोएम का नाम क्या है? माई मदर एट 66, यानी कि मेरी माताजी कितनी? 66। तो बेटा सबसे पहले अबाउट द पोइट, यानी कि पोइट के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। क्यों? भले ही एग्जाम में कुछ नहीं आता है, कोई पूछ सकता है कि आपने कमला दास कौन है, तो आप बता तो सकते हो कमला दास कौन है। जिन्होंने किसको लिखा है? माई मदर एट 66 को लिखा है। किसने लिखा है बेटा? कमला दास ने लिखा है। कमला दास कौन थी? कहां पैदा हुई थी? कब पैदा हुई थी? कब मरी थी? तो इस बारे में कोई आपका जवाब होगा? तो यदि आपने पढ़ा है तो जवाब जरूर होगा। तो देख लेते हैं। तो बेटा पहले हम अबाउट द पोइट देखेंगे, उसके बाद अबाउट द पोइट के बाद अबाउट द लेसन, यानी कि जो आपका लेसन है, जो पोएम है, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, इसके पहले हम आपसे बातें करेंगे, फिर उसके बारे में बताएंगे, फिर बातें करेंगे, फिर पोएम के बारे में समझाएंगे। एक एक स्टेंजा को विद वर्ड मीनिंग के साथ समझाएंगे ताकि आपकी समझ में आ जाए। और आप जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यानी कि एक स्टेंजा दिया होता है और उसके नीचे बेटा 3 क्वेश्चन दिए होते हैं और 3 क्वेश्चनों के लिए 2-2 नंबर दिए जाते हैं। कितने नंबर? 2-2 नंबर। जब 2-2 नंबर दिए जाएंगे तो बेटा टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? मेरे हिसाब से तो 6 हो जाएंगे और आपके हिसाब से भी 6 ही होंगे। इसके साथ साथ और क्या है? एक 4 नंबर का और क्वेश्चन आता है। कितने का? 4 नंबर का, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल आइडिया। क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रल आइडिया। तो 4 और 6 कितने हो गए? 10। यानी कहा जाए तो 10 नंबर आपकी मुट्ठी में होंगे। अब पकड़ना आपको ये, ठीक है बेटा, रास्ता मैं दिखाऊंगा, चलना आपको है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में भी होनी चाहिए। तो अबाउट द पोएट, यानी कमला दास। कमला दास नाम है, एक महिला है। 1934, यानी इनका जन्म कब हुआ था बेटा? 1934 में हुआ था। और ये मरी कब थी इसमें लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा बेटा। ये मरी थी आपकी 2009। किस में मरी थी? 2009 में मरी थी। यानी कहा जाए तो 2009 में इनका क्या हुआ था? स्वर्गवास हो गया था। ठीक है, तो दोनों ही बातें मैंने बताती हैं कि जन्म कब हुआ था और मरी कब थी। ठीक है, इसमें नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। अरे हम है ना, सब कुछ बताएंगे आपको। ठीक है बेटा, तो क्या है? वाज बोर्न, जन्मी थी, यानी 1934 में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? इन मालाबार। कहां पर हुआ था बेटा? मालाबार में हुआ था। अब मालाबार कहां है? अरे मालाबार कहां है? केरला में है, यानी केरल में हुआ था। तो कह सकते हैं कि कमला दास का जन्म मालाबार के केरल में हुआ था। क्लियर है? ठीक, आगे चलते हैं। सी इज रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि सी माने वह, इज माने है रिकॉग्नाइज माने पहचानी जाती हैं,
जानी जाती हैं एज वन ऑफ द इंडियाज फोरमोस्ट पोइट्स, यानी कि इन्हें जो भारत के सबसे प्रसिद्ध हैं उनमें इनको जाना जाता है, उनमें से इनको एक माना जाता है। यानी कि भारत के जो भी कैसे हैं इंडियाज फोरमोस्ट, कैसे भारत के जितने भी प्रसिद्ध हैं, तो कह सकते हैं कि भारत के प्रसिद्ध कवियों, यानी भारत के प्रसिद्ध कवियों में से इनको एक जाना जाता है, एक पहचाना जाता है और एक माना जाता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। हर वर्क्स यानी उनके कार्य आर नोन जाने जाते हैं, हर वर्क्स आर नोन उसके कार्य जाने जाते हैं ऑफ देयर ओरिजिनलिटी, किसके रूप में? मौलिकता के रूप में, असल के रूप में। क्या होता है? मौलिकता। किसके रूप में बेटा? मौलिकता के रूप में, या फिर असल कह सकते हैं इसको हम। ओरिजिनल होता है ना असली, कहते हैं ना ओरिजिनल है, असली है। सुना होगा आपने, कोई आइटम खरीदते हैं कैसा है? ओरिजिनल है, कंपनी का है, मतलब क्या है? असली है। क्लियर है? तो किसके रूप में? मौलिकता के रूप में। वर्सेटिलिटी तो किसके रूप में जाना जाता है? यानी चहुमुखी प्रतिभा। क्या होती है? वर्सेटिलिटी क्या होती है बेटा? चहुमुखी प्रतिभा। और किस रूप में जाना जाता है इनको? चहुमुखी प्रतिभा के रूप में जाना जाता है। एंड द इंडिजियस और इंडिजियस के रूप में भी जाना जाता है। इंडिजियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, यानी कि स्वदेश की जो मिट्टी है, किसकी? स्वदेश। फ्लेवर समझते हो? फ्लेवर पढ़ा होगा, फ्लेवर तो आपने कि चॉकलेट फ्लेवर है और बहुत सारे फ्लेवर होते हैं। आपने देखा होगा कि किस फ्लेवर में आ रहा है फ्लेवर, आपने समझा होगा। बहुत इसका तो क्रेज बहुत ज्यादा चल रहा है कि किस फ्लेवर में है, यानी कि कोई चीज जो बन के आती है उसका फ्लेवर कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है। तो कैसा फ्लेवर होगा इसका? इसका फ्लेवर होगा बेटा स्वदेशी फ्लेवर होगा इसका। कैसा होगा? स्वदेशी। यानी कि इसकी जो मिट्टी है, वो उसका जो फ्लेवर होगा, जो स्वाद होगा, कैसा होगा? वो स्वदेशी होगा। कैसा होगा बेटा? स्वदेशी। अब स्वदेशी क्यों होगा? क्योंकि अपने देश की कवित्री हैं। कौन? कमला दास। भारत की रहने वाली हैं, तो भारत की ही तो बात कहेंगी भाई। भारत की रहने वाली हैं, भारत की बात कहेंगी, तो स्वदेश की बात कहेंगी नहीं कहेंगी। यानी कि इनके जो कार्य हैं और जिनको जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है बेटा? मौलिकता के रूप में जाना जाता है, चहुमुखी प्रतिभा के रूप में जाना जाता है, और मिट्टी का जो स्वदेशी स्वाद है उसके रूप में जाना जाता है। बात समझ गए होंगे? ठीक है, समझ में ना आए तो बता देना बेटा, अभी हम यही हैं। इसके बाद कमला दास हैज पब्लिश्ड, यानी कमला दास ने प्रकाशित किया। पब्लिश माने क्या होता है? प्रकाशित करना। मैनी नॉवेल्स, बहुत सारे उपन्यासों को प्रकाशित किया है। और इसके साथ साथ एंड और क्या है? शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश और एंड मलयालम। और इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने बहुत सारे क्या लिखे हैं बेटा? नॉवेल्स। नॉवेल्स सभी जानते होंगे, उपन्यास। क्या होता है? नॉवेल माने उपन्यास होता है। एंड शॉर्ट स्टोरीज यानी कि लघु कहानियां कह सकते हैं। और किसमें लिखी है? इंग्लिश में लिखी है और मलयालम में लिखी हैं। अंडर द नेम, किसके नाम पर लिखी गई हैं? यानी कि इन्होंने जो क्या लिखी हैं? बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं और शॉर्ट स्टोरी यानी कि लघु कहानियां लिखी हैं। किस भाषा में लिखी हैं? इंग्लिश में लिखी हैं और मलयालम भाषा में लिखी हैं, क्योंकि केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। तो इसमें लिखी है किसके नेम पर? यानी कि माधवी कुट्टी। किसके रूप में? माधवी कुट्टी के नाम के रूप में। किसके रूप में लिखी गई हैं? माधवी कुट्टी के नाम के रूप में लिखी गई हैं। सम ऑफ हर वर्क्स, यानी उसमें से कुछ इनके कार्य इन इंग्लिश इंक्लूड,
इंग्लिश में मिले हुए हैं। द नॉवेल किसके रूप में, यानी इनमें से कुछ इनके कार्य एक नॉवेल के रूप में किसमें मिले हुए हैं, इंग्लिश में मिले हुए हैं। अल्फाबेट ऑफ लुस्ट कौन सी है, अल्फाबेट ऑफ लुस्ट किसमें है, इंग्लिश में है। कब हुई थी ये प्रकाशित, 1977 में। एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, यानी कि एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, यानी कि लघु कहानियों का एक संकलन। कलेक्शन में क्या होता है, संकलन होता है। क्या होता है बेटा, संकलन। यानी कि और बेटा हम इसको समूह भी कह सकते हैं, संग्रह भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं अर्थ आ रहा है इसका आपको करना तो आप संग्रह भी कह सकते हैं, संकलन नहीं आ रहा है तो एक संकलन ऑफ किस चीज का, शॉर्ट स्टोरीज, यानी कि जो लघु कहानियां हैं उसका एक संकलन है। जैसे कौन सी है, जिसमें पद्मावती द हार्लॉट, हार्लॉट कौन सी है, पद्मावती हार्लॉट है। एंड अदर स्टोरीज, और भी बहुत सारी दूसरी कहानियां हैं। यानी इसके संकलन में बहुत सारी कहानियां हैं और शॉर्ट स्टोरीज हैं। जैसे कैसी, एक यहां पर दिया हुआ है, कौन सी वाली, ये है पद्मावती द हार्लॉट। तो पद्मावती हार्लॉट और भी बहुत सारी हैं। ये कब हुई थी, 1992 यानी कि 1992 में। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, और इसके अलावा, इन एडिशन टू, और इसके अलावा क्या होता है, एडिशन टू में क्या होता है, इसके अलावा। और इसके अलावा क्या है बेटा, 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, यानी पोइट्री की आपकी 5 कविताएं और हैं। पोइट्री की कितनी है, 5 कविताएं और हैं इसके अलावा। तो समझ गए होंगे इन्होंने क्या क्या किया है, ठीक है बेटा। इसके बाद सी इज सेंसिटिव, ये संवेदनशील राइटर, लेखक हैं। यानी कि सी इज ए सेंसिटिव राइटर, यह एक संवेदनशील राइटर है, लेखक है। कैसी हैं, संवेदनशील। संवेदनशील, संवेदनशील कैसी है, संवेदनशील लेखक हैं, एक ये राइटर हैं। हु कैप्चर्ड, जो इन्होंने इसको क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया है, इनको पकड़ लिया है, मान लीजिए। द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिटेट्स, जटिल सूक्ष्म, जटिल सूक्ष्म, यानी कि कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जटिल। और सब्स्टिटेट क्या होता है, सूक्ष्मीय। सूक्ष्मीय ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मानवीय संबंध क्या है, मानवीय संबंध। यानी मानवीय संबंध को हु कैप्चर, जिन्होंने इस पर कब्जा कर लिया है, हु कैप्चर, इस पर कब्जा कर लिया है, किसने, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिटेटिस, जटिल सूक्ष्मीय मानवीय संबंधों ने जिस पर कब्जा कर लिया है, किसके रूप में, इन लिरिकल इडियम, एक किसके रूप में, गीत के रूप में, मुहावरों के गीत के रूप में जिस पर कब्जा कर लिया है, ठीक है। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल, और इस चीज का एक उदाहरण है। क्या है उदाहरण बेटा, माई मदर एट 66 जिसका उदाहरण है। यानी कि इसके संबंधों ने और जटिल उस पर कब्जा कर लिया है, जटिल रूप से कब्जा कर लिया है। तो ये किसका उदाहरण है, माई मदर एट 66 इस चीज का उदाहरण है। आप समझ गए होंगे बेटा इस चीज को। आगे चलते हैं, अबाउट द पोएम, किसके बारे में, पोएम के बारे में। तो बेटा पोएम के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको हम पोएम के बारे में बताएंगे आपको, उसके बाद आपकी बातें सुनेंगे, ठीक है। हमने बताया था अबाउट द पोएट एंड अबाउट द पोएम, दोनों चीजों को क्लियर करेंगे, फिर आपकी बातों को सुनेंगे और फिर आगे चलेंगे, ठीक है बेटा।
बहुत ही अच्छी तरह समझना है, बहुत ही बढ़िया तरह से एक एक वर्ड को हम लिखते जा रहे हैं ताकि बाद में भी आप इसे पढ़ें तो अच्छी तरह से बेटा इसको समझ सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आगे। अबाउट द पोएम, किसके बारे में? कविता के बारे में। किसके बारे में बेटा? कविता के बारे में। ठीक, माई मदर एट 66, यानी माई मदर एट 66 जो कविता है कौन सी? माई मदर एट 66, यानी कि 66 साल की मेरी माँ। मेरी माँ जो किसकी है? 66 साल की हैं। तो पोएम कौन सी? माई मदर एट 66 इज बेस्ड, बेस्ड में से आधारित हैं। माई मदर एट 66 इज बेस्ड आधारित हैं ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज। किस पर आधारित हैं? यानी कहानी जो कविता है कौन सी? माई मदर 86 8 से, यानी कौन सी है? 66 जो मेरी कविता है कौन सी? माई मदर एट 66 वो आधारित है ऑन द थीम, किस पर? विषय वस्तु पर। थीम में क्या होता है? विषय वस्तु पर। ऑफ एडवांसिंग एज, एडवांसिंग में से होता है बढ़ती हुई। बढ़ती हुई उम्र। अब देखो यहां तक एज तक अब निकालेंगे। माई मदर एट 66 इज बेस्ड आधारित है ऑन द थीम, विषय वस्तु पर, ऑफ एडवांसिंग एज बढ़ती हुई उम्र। यानी कि जो कविता माई मदर एट 66 है वह बढ़ती हुई उम्र, यानी उसकी जो विषय वस्तु है, उसकी जो विषय वस्तु है वो किस पर आधारित है? बढ़ती हुई उम्र पर आधारित है। किस पर आधारित है बेटा? जो बढ़ती हुई उम्र है, यानी कि जो हमारी लेखिका हैं उनकी उम्र, उनकी जो माँ है उनकी उम्र बढ़ती जा रही है और वो कितनी हो गई है? 66 की हो गई हैं। तो उनकी जो बढ़ती हुई उम्र है वो किस पर आधारित है बेटा? वो इस जो इसकी क्या है, इसकी जो थीम है, इसकी जो विषय वस्तु है उस पर आधारित है। यानी कि कविता माई मदर एट 66 की विषय वस्तु बढ़ती हुई उम्र पर आधारित है। समझ गए होंगे बेटा? बेस्ड माने क्या होता है? आधारित। ठीक, आगे चलते हैं। एंड द फियर ऑफ लॉस, लॉस मिस होता है हानि, फियर मिस, फियर ऑफ भय, यानी कि हानि का भय। किसका भय? हानि कह सकते हैं या बेटा नुकसान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? नुकसान भी कह सकते हैं, यानी कि नुकसान का भय। एंड सेपरेशन एसोसिएटिस, और किसका? सेपरेशन क्या होता है? बिछड़ने का। यानी कि किसका भय? नुकसान और बिछड़ने का भय। एसोसिएटेड विद इट, इसमें मिला हुआ है या इससे जुड़ा हुआ है। तो किस चीज को दिखाता है? जो हमारे बिछड़ने या फिर नुकसान के भय को दिखाता है। ठीक है ना? द पोएटेस अंडरगोज ए प्लेथोरा ऑफ इमोशंस। पोएटेस कवित्री जो हैं वो क्या करती हैं? अंडरगोज, गुजरती हैं, यानी कि किससे गुजरती हैं? यानी कि कवित्री गुजरती हैं, किससे गुजरती हैं? द प्लेथोरा ऑफ इमोशंस। इमोशंस क्या होते हैं? हमारे भाव। किससे? बढ़ते हुए जो हमारे भाव हैं। क्या है? बढ़ते हुए जो हमारे भाव हैं उनसे। वहन माने जब, सी सीज वह देखती हैं, हर मदर किसको? अपनी मां को। वह देखती हैं, हर मदर एजिंग, यानी कि जब वह देखती हैं कि उनकी मां की जो उम्र है वो क्या हो रहा है बेटा? बढ़ती जा रही है। उनकी मां की जो उम्र है वो बढ़ती जा रही है। एजिंग में से होता है
जो बढ़ती हुई उम्र होती है उसके बारे में बताया गया है इसमें। एंड फील्स, और वो महसूस करती हैं, द पैंग्स ऑफ सेपरेशन। पैंग्स ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन में से होता है बिछड़ना, या हम इस पर जुदाई कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा इसको? जुदाई। और पैंग्स में से होता है जुदाई का दर्द, कह सकते हैं दर्द। तो जुदाई का दर्द, तो द पैंग्स ऑफ सेपरेशन क्या होता है? जुदाई का दर्द। और इसका क्या होता है? पैथ्रोसर मिस, यानी कि प्लेथोरा मिस होता है अलग होना। इसको अलगाव भी कह सकते हैं, अलगाव के भाव या अलगाव की अधिकता कह सकते हैं। ठीक है बेटा। तो एंड फील्स, और वो महसूस करती हैं, द पैंग्स ऑफ सेपरेशन, किसको? जुदाई का जो दर्द है, जुदाई का जो भय है, उसको महसूस करती हैं। एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर, और जो उसको खोने का भय है, यानी उनकी जो उम्र है जो कम होती है, यानी उसका भी भय है। सी ऑल्सो विशेष, सी माने वह, ऑल्सो माने भी, विशेष माने इच्छा प्रकट करती हैं। द लॉस्ट ब्यूटी, जो खोई हुई सुंदरता है, यानी उनकी इच्छा क्या है? जो खोई हुई सुंदरता है। एंड द यूथ, और उनका जो युवा अवस्था थी, उनकी जो यौवन है, ऑफ हर मदर, यानी कि वो किस चीज की इच्छा करती हैं या कामना करती हैं, वो किस चीज की कामना करती हैं? कि उनकी जो सुंदरता है, किसकी? उनकी जो माँ की सुंदरता है, और उनकी माँ का जो युवापन है, जवानपन है, वो क्या हो रहा है? वो खत्म हो रहा है, तो वो उसकी इच्छा करती हैं। तो बेटा ये है आपका किसके बारे में? अबाउट द पोएम। अब मैंने दोनों ही चीजें क्लियर की हैं, लेकिन बेटा एग्जाम में इनमें से कुछ नहीं आता है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, आप इनको ध्यान से समझ लेना, कोई पूछता है उसके लिए है। ठीक है? क्यों कि अब नहीं तो 4-6 साल बाद आप किसी कंपटीशन में बैठोगे, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दोगे, तो बेटा उसमें आपको यही देखने को मिलेंगे कि पोइट कब पैदा हुए थे, पोइट कब मरे थे, पोइट ने क्या क्या लिखा था, पोइट ने क्या क्या बात कही थी। तो ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, और अभी याद कर लोगे तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, आफ्टर ग्रेजुएशन जब आप टीजीटी पीजीटी या बीएड या बीटीसी करने के बाद आप टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दोगे, तो बेटा ये चीज उसमें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है? तो इन चीजों को अभी से आपको तैयार करना है, ताकि उस समय आपको दिक्कत ना हो। तो बेटा कुछ अब आप कमेंट देख लेते हैं आपकी समझ में क्या क्या आया है। कुछ नहीं आया है तो दोबारा बता देंगे, वैसे 1-2 बार वीडियो को इस तरह से देख लेना और आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है बेटा? तो बताओ बेटा, ये हमने आपको 2 चीज समझा दी, अबाउट द पोइट, अबाउट द पोएम। क्या दोनों चीजें आपकी क्लियर हैं? तो क्लियर हो तो बेटा हम आगे चलते हैं। ठीक है? हाँ तो बेटा ये आ गया आपके सामने। अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे एक बात और पूछूंगा। यहाँ पर तो मैंने इस चीज को यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है, और आप मेरी बात से सहमत हो तो अभी मैं आपसे एक बात कहूंगा इसके साथ साथ, और आप उस बात से सहमत हैं तो बताना कि सर सही है, और आप उस बात से नहीं सहमत हैं तो बताना कि आप इस बात से सहमत नहीं हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगा बेटा, ये आपका द टेक्स्ट अनुवाद सहित, यानी कि यहाँ पर देखो हमने ये आपका क्या दिया है, ये टेक्स्ट दिया है, यानी कि यहाँ पर ये पैसेज दिया हुआ है, यानी कि स्टैंजा दिया हुआ है यहाँ पर आपका ये, और स्टैंजा के साथ में हमने यहाँ पर इसकी हिंदी भी इंडिकेट कर दी है, हमने यहाँ पर इसकी हिंदी भी इंडिकेट कर दी है। तो हमारा हिंदी यहाँ पर लिखने का उद्देश्य क्या था कि जब हम पोएम को पढ़ा देंगे तो ऐसा होता है कि आप विद्यार्थी हैं और 70% एट ए टाइम आप भूल जाते हैं, सिर्फ 30% याद रहता है। यदि आपने रिवीजन नहीं किया तो वो 30% भी आपके माइंड से निकल जाएगा। 70% व्यक्ति एट ए टाइम भूल जाता है, रिवीजन न करने पर 30% भूल जाता है, और रिवीजन कर लिया तो 100% बना रहता है उसका। ठीक है? तो बेटा मैं आपसे पूछना चाहता हूं
कि मैंने ये यहाँ पर स्टेंजा लिखा हो, यहाँ इसकी हिंदी लिखवाई है। रीजन मेरा था कि आप इसको समझें, अगर कोई दिक्कत हो तो आप इसमें देख सकते हैं। कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, किसी शब्द का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा उद्देश्य था। अब मैं क्या कहना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि ये इसके साथ लिखा जाए या नहीं लिखा जाए? यदि लिखा जाए तो यस में आप जवाब दोगे। होता है कि हर वर्ड का मीनिंग हम आपको साथ साथ नहीं प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि हमारे बाद जब इसको आप पढ़ोगे तो आप क्या करोगे, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, ड्राइव वाहन से अपने जो पेरेंट्स हमें घर से जाते हुए कोचिंग के लिए लास्ट, तो आप इसको पढ़ लोगे और कुछ समस्याएं आपके सामने आएंगी, तो उन समस्याओं को आप यहां से शेयर कर सकते हैं। जैसे कि पिछले शब्द आया इसमें, ये लास्ट आया, तो कहा आपने लास्ट का पिछले होता है, फ्राइडे शुक्रवार होता है, अपने माँ बाप के घर, है ना। इस तरह से वाहन चलाकर, वाहन में क्या होता है, ड्राइविंग होता है। तो आपने इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, हिंदी करने में आपको सहायता मिलेगी। ठीक है, हिंदी करने से इसमें एक ही बेनिफिट है, आपको मैं बता दूं। वो क्या बेनिफिट है कि जो सेंट्रल आइडिया आएगा उसको आप स्वयं बना बना के लिख सकते हैं। और हिंदी करने से ये भी फायदा है कि जो आपके उसमें स्टेंजा आएगा, जिसमें 3 क्वेश्चन दिए होंगे, यदि आप उस पैसेज की हिंदी को नहीं समझोगे, जो पैसेज का अनुवाद है उसे नहीं समझोगे, तो फिर आगे उस क्वेश्चनों के आंसर कैसे कर पाओगे। तो हिंदी को समझना बहुत ही जरूरी है। मेरे बताने से आपको थोड़े दिन याद रहेगी, लेकिन यहां लिख के देंगे तो आपको याद रहेगा। अब आपकी मर्जी है, मैंने दोनों ही बातें कह दी हैं। जिस चीज के लिए आप एग्री हैं वही चीज यहां पर होगी। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे, हम आपकी बात समझ गए हैं। ठीक, तो बेटा चैप्टर को शुरू करने से पहले देखो, कुछ तरीके, कुछ नियम होते हैं, उनको आपको समझना है। वो तरीके नियम क्या होते हैं वो मैं आज आपको इस पोएम के माध्यम से सारी बातें बताऊंगा। जैसे ही आप पोएम शुरू करें पढ़ना, पहली पोएम है, थोड़ी बड़ी हो जाए कोई बात नहीं, अगली पोएम से हम इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे कि आप पोएम पढ़ने बैठते हैं, पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं, उसका अनुवाद करना शुरू करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, जितने भी उसमें वर्ड मीनिंग होते हैं, पहले सबरे जितने भी वर्ड मीनिंग हैं उन सबको आप याद कर लोगे। क्या करोगे बेटा, याद कर लोगे। जैसे यहां पर लिखा हुआ है बिसाइड मींस क्या होता है, बाय द साइड, यानी बराबर में, यानी उसके बराबर में बैठी हुई या बगल में बैठी हुई, ऐसे कह सकते हैं। डोज मींस क्या होता है, हाफ एस्लीप, यानी आधे सोते हुए कह सकते हैं। ऊँगना कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ऊँगना कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एसहन, एसहन मींस क्या होता है, वेरी पील, पेल, यानी बहुत पीला। कैसा है, निस्तेज या रक्तहीन। ठीक है बेटा, यानी कि पीला पड़ना। इसके बाद है कॉर्पस, कॉर्पस मींस क्या होता है, डेड बॉडी, इसका मतलब क्या होता है, लाश या सब कह सकते हैं इसको। फिर है रियलाइज्ड, फेल्ट, रियलाइज मींस क्या होता है, महसूस करना या अनुभव करना। ठीक है बेटा, स्प्रिंटिंग क्या होता है, स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मींस क्या होता है, रेसिंग फास्ट, रेसिंग फास्ट, बहुत तेजी से दौड़ना, तेज दौड़ते हुए प्रतीत होना। समझ गए होंगे आप। फिर है मेरी, और मेरी मींस क्या होता है, हैप्पी। मेरी का तो पता नहीं, हैप्पी का पता होगा। हैप्पी माने क्या होता है बेटा, सभी जानते हैं, खुश होता है। ठीक है, आगे है स्पिलिंग, स्पिलिंग मींस क्या होता है, मूविंग आउट, यानी कि बाहर जाना, बाहर जाना क्या होता है, बाहर निकलना, तो बाहर निकलते हुए। आगे है आपका वॉन, वॉन मींस क्या होता है, पीला, पेल, पीला और कलरलेस, यानी कि पीला होना, कलरलेस यानी फीका होना, यानी कि पीला अथवा रंगहीन कह सकते हैं। और बेटा इसको हम फीका भी कह सकते हैं, यानी फीकी। इसके साथ साथ है पेल में, पहले बता चुके हैं, फेडेड येलो, यानी कि पीलापन के लिए धुंधला सा रंग, पीलापन होता है। आगे है बेटा आपका लेट्स विंटर्स मून सिंबोलाइज हेजनिक्स, तो क्या होता है, गुजरती हुई शरद ऋतु का चंद्रमा, यानी कि जब ठंड का मौसम होता है तो उस समय चंद्रमा की कंडीशन बेटा बहुत खराब होती है, चंद्रमा ऐसा लगता है, धुंधला सा लगता है, तो ऐसी कंडीशन हो गई थी। ठीक है, इसके साथ साथ फैमिलियर, नोन क्या होता है, जानी पहचानी या परिचित कह सकते हैं।
और इसके बाद एक, एक मीन्स क्या होता है पेन या दर्द या पीड़ा या व्यथा। अब आपने इसके वर्ड मीनिंग पढ़ लिए, मैंने तो एक एक बार पढ़े हैं, कम से कम आप इनको 10-10 बार पढ़ोगे। कितनी बार? 10-10 बार पढ़ोगे। 10-10 बार पढ़ने के बाद ये वर्ड मीनिंग आपके माइंड में बैठ जाएंगे। क्या होगा बेटा? आपके माइंड में बैठ जाएंगे। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको बेटा, फिर आपको पीछे आना है। कहां आना है? जहां चल रहे थे। अब आपको पोएम को पढ़ना है, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी आपके बढ़िया तरह से। तो देखो अब शुरू करते हैं इसको। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, ड्राइविंग वाहन के द्वारा, वाहन को चलाते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, किसके घर से? मेरे माता पिता के घर से, टू कोचीन, किसके लिए? कोचीन के लिए, लास्ट फ्राइडे, कब? पिछले शुक्रवार को, मॉर्निंग माने सुबह, कब? मॉर्निंग माने सुबह। अब यहां तक हो गए, तो क्या कहोगे? पिछले शुक्रवार को। कैसे कहोगे? यहां से चलोगे, पिछले शुक्रवार को सुबह के समय, पिछले शुक्रवार को सुबह के समय मैं, कौन? मैं अपने माता पिता के घर से वाहन से कहां जा रही थी? कोचीन जा रही थी। कोचीन जो एयरपोर्ट है, कोचीन जो हवाई अड्डा है, मैं वहां जा रही थी। कहां से? अपने माता पिता के घर से। तो कैसे कहोगे? अब कैसे कहोगे? पिछले शुक्रवार की सुबह को अपनी माँ बाप के घर से कोचीन को वाहन चलाकर मैं जा रही थी। समझ गए? नहीं समझ गए? अब आपकी समझ में आ जाएगा। अब आप देखो यहां भी कह सकते हो, पिछले शुक्रवार को या पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपने माता पिता के घर से वाहन से, ड्राइविंग मींस क्या होता है? वाहन, वाहन से कहां जा रही थी? कोचीन जा रही थी। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी बेटा। आगे चलते हैं। आई सॉ, मैंने देखा, माई मदर बिसाइड्स मी, बिसाइड मी, बिसाइड मींस क्या होता है? पास होना। पीछे हमने वर्ड मीनिंग देखे थे, पास होना या बगल में बैठना, ऐसे कह सकते हैं। तो आई सॉ, मैंने देखा, माई मदर बिसाइड मी, मेरी जो माताजी थी वो मेरे पास बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथेड, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस, मेरे पास बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथ, यानी कि उनका कैसा था? वो जम्हाई ले रही थी, जम्हाई ले रही थी। डोज मींस क्या होता है बेटा? जम्हाई लेना, यानी कि आधा व्यक्ति नींद में होता है और आधा जगा होता है। तो जम्हाई लेना क्या होता है? डोज। और क्या था? ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस, उनका चेहरा। एसेन मींस क्या होता है? मैंने अभी बताया था क्या होता है? पीला, यानी उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। लाइक मींस क्या होता है? तरह, किसकी तरह? डेट ए कॉर्पस, एक लाश या मृत शरीर। क्या होता है? एक लाश कह सकते हैं या मृत शरीर। तो उनका, मैंने देखा, मेरी माताजी मेरे पास बैठी हुई थी और उनका वो जमाई ले रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था और एकदम पीली थी, पीली लग रही थी। कैसे पीली लग रही थी बेटा? जैसे कोई मृत शरीर पड़ा हो। अब देखो, आप कैसे देखोगे? अब देखो जो दूसरी बात थी, कैसे कहोगे? मैंने अपनी मां को देखा, मेरे साथ बैठी हुई थी, मेरी मां मेरे साथ बैठी हुई थी। ऊँघते हुए, डोज जो मैंने बताया जम्हाई लेना, ऊँघते हुए, खुले हुए मुंह के साथ, यानी मुंह खुला हुआ था उनका। ठीक, उनका चेहरा, जो उनका चेहरा था के समान पीला दिखाई दे रहा था। एक कैसा है? उनका चेहरा जो लाश जो होती है, जो मृत शरीर होता है, उसकी तरह क्या दे रहा था? पीला दिखाई दे रहा था। अब बताइए, इस स्टैंजा की आपको अनुवाद करने में कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। एक बार उसको पढ़ लेना, एक बार इसको पढ़ लेना, एक बार फिर इसको, एक बार फिर इसको। तो बेटा ये ट्रिक कौन सी है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि बहुत से बच्चे संस्कृत का अनुवाद नहीं कर पाते हैं, संस्कृत का अनुवाद नहीं कर पाते। सर हमारी समझ में नहीं आता, क्या करें, बड़ी दिक्कत होती है। सर आप बता दें, कोई तरीका बता दें आपको। तो बेटा मैंने उनको तरीका बताया था, आज मैं उस तरीके को आपको भी बता रहा हूं कि जब आपको ऊपर संस्कृत दिखाई दे रही है, नीचे आपको क्या दिखाई दे रही है? उसकी अनुवाद दिखाई दे रही है। तो आप एक लाइन किसकी पढ़ोगे? अनुवाद की पढ़ोगे, फिर एक लाइन संस्कृत की पढ़ोगे,
फिर एक लाइन नीचे अनुवाद की पढ़ोगे, फिर एक लाइन फिर संस्कृत की। इस तरह से जो पूरा संस्कृत का जो स्टेंजा है वो पूरा आपकी समझ में आ जाएगा। फिर क्या करोगे, जैसे कि आपने इसको यहां एक एक करके समझ लिया और फिर आप इसको पढ़ोगे। ड्राइविंग माने वाहन से, फ्रॉम माने से, माई माने मेरे, पेरेंट्स, होम माने माता पिता के घर से, टू कोचिन माने कोचिन के लिए, लास्ट माने पिछले, फ्राइडे माने शुक्रवार, मॉर्निंग माने सुबह। यानी कि मैं पिछले शुक्रवार को अपने माता पिता के घर से वाहन से कोचीन जा रही थी। बताओ क्या दिक्कत है। तो उसी तरह से संस्कृत का भी आप पढ़ोगे तो वो भी आप तैयार हो जाएगा। मैंने आपको तरीका बताया, पहले हिंदी का एक पैसेज, हिंदी का एक वाक्य, फिर ऊपर संस्कृत का एक वाक्य, फिर हिंदी का एक वाक्य, फिर संस्कृत का। इस तरह से बहुत ही आसानी से बेटा कर सकते हैं आप। आगे चलते हैं, अगला पैसेज, अगला स्टैंजा देखते हैं। पेन माने क्या होता है, दर्द होता है, कष्ट होता है, परेशानी होती है, सभी जानते हैं। एंड रियलाइज और महसूस करना, विद दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट द थॉट अवे। अब मैंने इसको बहुत जल्दी पढ़ दिया, ठीक है। अब आपको इसको अर्थ भी तो करना है। कैसे, पेन माने दर्द, और यानी कि पेन माने कष्ट, और माने एंड माने और मैंने दर्द को क्या किया, रियलाइज किया। क्या किया बेटा, महसूस किया, या कह सकते हैं कि अनुभव किया, ठीक है। तो मैंने दर्द को अनुभव किया, मैंने दर्द का अनुभव किया, मैंने दर्द को महसूस किया। डेट सी वाज एज ओल्ड, वह इतनी बूढ़ी थी, एज सी लुक्ड, जितनी वो दिखती थी। यानी कि वो जितनी दिखती थी उतनी ही बूढ़ी थी। बट सून, लेकिन जल्दी ही या शीघ्र ही। सून माने क्या होता है, जल्दी या शीघ्र, शीघ्र ही, मैं दोनों ही लिख दिए हैं। पुट डेट थॉट अवे, जल्दी ही ये जो विचार थे मुझसे दूर चले गए। मैंने क्या समझा, यानी कि मुझे क्या था, पेन एंड रियल, मैं उस दर्द को महसूस कर रही थी कि मेरी माताजी इतनी बूढ़ी हैं और इतनी बूढ़ी दिखती हैं। सून, जल्दी ही ये जो विचार था मुझसे दूर हो गया। अब देखो मैंने सारी बातें बता दी, अब इसमें देख लीजिए। और कष्ट एंड पेन, और कष्ट के साथ एहसास महसूस किया, रियल में महसूस किया, इसके साथ मैंने महसूस किया कि वह जितनी दिखती थी, सी वाज एज ओल्ड, जितनी दिखती थी मतलब जितनी बूढ़ी दिखती थी उतनी ही बूढ़ी हो गई थी। मतलब जितनी दिखती थी उतनी ही बूढ़ी हो गई थी। परंतु क्या होता है, बट क्या होता है, बट माने लेकिन, परंतु होता है। बट लेकिन शीघ्र ही, सून, उस विचार, यानी जो विचार था उस विचार को मन से दूर कर दिया। यानी शीघ्र ही उनके विचार, जो मन में विचार था वो क्या हो गया, वो शीघ्र ही दूर हो गया। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। एंड लुक्ड, और देखा, आउट एट यंग, और मैंने क्या हुआ कि मैंने जो हमारी जो गाड़ी थी, कार थी जिससे हम जा रहे थे, मैंने उससे बाहर झांक कर देखा। मैंने उससे बाहर झांक कर देखा तो क्या देखा, एंड लुक्ड, और देखा, आउट ऑफ एट यंग, बाहर झांक कर देखा, यंग ट्रीज, कैसे ट्रीज, युवा पेड़, कैसे पेड़, युवा, यानी कम उम्र थी उनकी, वैसे जवान कह सकते हैं। स्प्रिंटिंग, कैसे थे, दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। यानी मैंने गाड़ी में से देखा कि जो युवा पेड़ थे वो दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। तो बेटा स्प्रिंटिंग मैंने क्या बताया था, दौड़ते हुए। पीछे हमने वर्ड मीनिंग आपको पहले पढ़ाए थे ना एक बार, अगर आप उनको अच्छी तरह से, बढ़िया तरह से याद कर लोगे तो बेटा कुछ ही वर्ड में, देखो इसमें यंग आप जानते ही हो, जवान, ट्रीज माने पेड़, यही आया है, स्प्रिंटिंग यही नया वर्ड आया है, तो इसका मतलब क्या है, दौड़ते हुए। द मैरी, मैरी माने खुश, हैप्पी होता है ना इसका, ठीक है ना। अब आपके उसमें एक एक्सप्लेनेशन नहीं आता है बेटा, पहले एक्सप्लेनेशन आता था। तो एक्सप्लेनेशन में क्या होता था कि जहां आप मैरी का यूज कर रहे हो वहां आपको हैप्पी का यूज करना है, ठीक है। यहां आप चिल्ड्रन का यूज कर रहे हो वहां आपको दूसरा वर्ड यूज करना पड़ेगा।
इस तरह से उसमें होता था। तो द मैरी चिल्ड्रन यानी कि खुश बच्चे स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो स्पिलिंग क्या होता है? निकलते हुए। स्पिलिंग क्या होता है बेटा? निकलते हुए। निकलते हुए यानी कि जो खुश बच्चे थे वो अपने घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट, किसके बाद? एयरपोर्ट के बाद। एयरपोर्ट यानी कि हवाई अड्डे के बाद। हवाई अड्डे किसके बाद? सिक्योरिटी चेक। क्या है? सिक्योरिटी चेक। हवाई अड्डे की जो सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी मींस क्या होती है? सुरक्षा। तो हवाई अड्डे की जो सिक्योरिटी, सुरक्षा और चेक मींस जानते ही हो आप, यानी कि सुरक्षा जो थी उसको देखते हुए स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड यानी कुछ दूरी पर खड़े होकर। यार्ड में वैसे भी तक गज होता है। क्या होता है यहाँ पर? यार्ड माने क्या होता है? गज होता है। तो कुछ दूरी पर खड़े होकर वे आई लुक्ड अगेन हर, मैंने उनको फिर से देखा। यानी कि कुछ दूरी पर खड़े होकर मैंने उनको फिर से देखा। जो मेरी माँ थी मैंने उनको फिर से देखा। कौन कह रहा है? कमला दास कह रही हैं। अब कैसे देखो? और बाहर जवान कम उम्र के, देखो यंग हो गया ना, हो गया यंग माने जवान, कम उम्र के कह सकते हैं, पेड़ों को दौड़ते हुए देखा। वही बात है ना, स्प्रिंटिंग क्या होता है? दौड़ते हुए। यानी मैंने जवान पेड़ों को दौड़ते हुए देखा। ठीक। प्रफुल्लित यानी कि खुश कह सकते हैं बेटा। बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलते हुए देखा। यानी बच्चे जो थे उनको घर से बाहर निकलते हुए देखा। परंतु हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच, सिक्योरिटी चेक क्या होता है? सुरक्षा जांच। ठीक है। सुरक्षा जांच के बाद, तो हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद, आफ्टर मींस बाद होता है, क्या हुआ? कुछ कदम गज, मैंने यही बताया था क्या होता है? यार्ड माने गज होता है। कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर मैंने पुनः उसकी मां यानी अपनी मां को देखा। यानी कुछ दूरी पर खड़े होकर मैंने अपनी मां को फिर से देखा। आगे वन पेल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड। वान मिस क्या होता है? फीकी। क्या होता है? फीकी यानी कि रंगहीन, इसमें कोई रंग ही नहीं है। और पेल मिस तो आप जानते हैं यानी फीकी कह सकते हैं इसको। फीकी, पेल मिस पीला होता है। एज ए लेट विंटर मून यानी कि पीली, फीकी, कैसी? जैसे कि जाड़े का जो चंद्रमा होता है, यानी जाड़े का जो चंद्रमा देर से निकलता है और वो कैसा होता है? फीका होता है और बिल्कुल पीला होता है। इस तरह से कंडीशन उनकी क्या हो रहा था? इस तरह से वो दिख रही थी। यानी कि कमला दास कह रही हैं कि मेरी माँ कैसी दिख रही? जब उनको दूर से उन्होंने देखा तो कैसी लग रही थी? फीकी दिख रही थी, रंगहीन, कोई रंग नहीं दिखाई दे रहा, पीली दिख रही थी। और कैसा लग रहा था? वो कह रही ऐसी लग रही थी जैसे कि ठंड के मौसम में चंद्रमा जब देरी से निकलता है, उसका जो रंग होता है, उसका जो रूप होता है, उसकी माताजी ऐसी लग रही थी। बात समझ गए होंगे। एंड फील्ड, और मैंने महसूस किया, एंड फैमिलियर एक, यानी कि ये मेरा कैसा था? ये मेरा परिचित दर्द था। मेरा परिचित दर्द यानी कि मेरा पारिवारिक दर्द था। क्या था? एक पारिवारिक दर्द था। माई चाइल्डहुड फियर, और मेरे बचपन का जो भय। बट ऑल आई सेड वाज, तो मैंने केवल यही कहा, सी यू अगेन अम्मा। क्या कहा मैंने? कि अम्मा मैं फिर से आपसे मिलूंगी। कब मिलूंगी? फिर से मिलूंगी। और मैंने उनको क्या कहा? अलविदा कहा। और मैंने क्या कहा उनसे? मैं तुमसे क्या होगा? सी यू सून, जल्दी ही तुमसे मिलूंगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल,
और मैं क्या करती रही, मुस्कुराती रही, एंड स्माइल, और फिर मुस्कुराती रही, एंड स्माइल, और मैं फिर मुस्कुराती रही। यानी कि अपनी अम्मा को देख के बाय बाय टाटा कर रही हैं और कह रही हैं कि अम्मा, माँ, मैं आपसे फिर मिलूंगी। और इस बात को कैसे कह रही हैं कमला दास? बेटा मुस्कुराते हुए कह रही हैं कि मैं आपसे फिर मिलूंगी। बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। और एक बार इसमें भी देख लेते हैं, वह पिछले शीतकालीन चंद्रमा की भांति, यानी जो पिछला चंद्रमा जो ठंड के मौसम में निकलता है, शीतकाल में निकलता है, कि भांति फीकी। तो मैंने बताया था बेटा बान मिस क्या होता है, फीकी, एंड पेल मिस पीली सी, और वह पुराना जाना पहचाना क्या था, दर्द महसूस किया। कैसे हटेगा? चलो बाद में ठीक। हाँ, तो बेटा क्या था, यानी वह पिछले शीतकालीन के चंद्रमा की भांति फीकी और पीली सी, और वह पुराना जाना पहचाना उनका दर्द महसूस किया उन्होंने। मेरे बचपन का डर था, क्या था, परंतु मैंने केवल इतना ही कहा था, क्या, जल्दी ही तुमसे मिलूंगी। क्या कहा था? सी यू सून, यही कहा था ना कि मैं जल्दी ही तुमसे मिलूंगी अम्मा। और मैं केवल मुस्कुराती रही। और मैं क्या है, ऑल आई डिड, केवल मैं क्या करती रही, स्माइलिंग, स्माइलिंग एंड स्माइलिंग। और मैं केवल क्या हुआ, मैं केवल मुस्कुराती रही, और मैं केवल मुस्कुराती रही। तो बताओ बेटा, ये थी आपकी पोएम। बताओ कोई दिक्कत? ये वर्ड मीनिंग आ गए हैं, फिर से वर्ड मीनिंग पढ़ लोगे अच्छी तरह से, बहुत ही बढ़िया तरह से। तो मैंने आपको तरीका बताया, पहले क्या करोगे, पहले बेटा वर्ड मीनिंग को पढ़ोगे। वर्ड मीनिंग पढ़ने के बाद फिर आप उसके जो स्टेंजा हैं उनको पढ़ोगे वन बाय वन। क्यों कि वर्ड मीनिंग पढ़ने के बाद क्या होगा, जो भी कठिन मीनिंग होंगे वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, और फिर आप उसकी हिंदी कर सकते हो, उसका अनुवाद कर सकते हो। मैं मानता हूं कि पोइट्री का जो अनुवाद होता है वो बहुत ज्यादा कठिन होता है। क्यों? कुछ लिखा होता है, कुछ पढ़ा जाता है, और अर्थ कुछ उसका और ही होता है। ये किसकी बातें होती हैं बेटा? ये पोइट्री की बातें होती हैं। पोइट्री में क्या होता है, लिखा कुछ जाता है, पढ़ा कुछ जाता है, और अर्थ कुछ और ही होता है। तो तीनों बातें समझ गए होंगे। इसीलिए ये जो पोएम होती हैं बेटा, ये सेंस पर चलती हैं कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, और अब क्या होने वाला है। जैसे फिल्में आपने देखते होंगे कि किसी लड़की को गुंडों ने घेर लिया है, अब क्या होगा मुझे बताएं, आप कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या होगा। किसी लड़की को गुंडों ने घेर लिया है तो क्या होगा, बताइए। यही पोइट्री है बेटा। किसी लड़की को गुंडों ने घेर लिया है तो क्या होगा? अरे सिंपल सी बात है कि हीरो की एंट्री होगी। क्या होगी बेटा? हीरो की एंट्री होगी। अब कैसे पता लगाया आपने कि ये क्या है? एक फिल्म है, और फिल्म में यही होता है कि जब इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, और सेम कंडीशन पोइट्री में बेटा ऐसे होता है कि अब कोई कहानी चल रही है, कोई टॉपिक चल रहा है, तो अब ये हो रहा है, अब इसके बाद ये होगा, अब इसके बाद ये होगा। इस कहानी को आपने समझ लिया तो पोएम आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या पोएम आपकी समझ में आ चुकी है। जब पोएम समझ में आ जाएगी तो जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में छांटने वाला स्टैंजा वो भी समझ में आ जाएगा, और इसके साथ साथ जो 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया आता है वो भी आपकी समझ में आ जाएगा। 6 और 4 10 नंबर मेरी तरफ से आपको पूरे पक्के नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर मैं आपका कम नहीं होने दूंगा।